सहारनपुर और बिजनौर दौरे पर सीएम योगी और पीएम मोदी, 2 जिलों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। गृह मंत्री अमित शाह का आज असम दौरा, काजीरंगा संसदीय क्षेत्र के लखीमपुर होरजई में 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। आज तेलंगाना में राहुल गांधी की चुनावी रैली, सभा के 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद। राज्य में 17 मई को सिंगल फेज में होंगे चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश दौरा, छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में जेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव 2024 बिहार में मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल, 3 सीटें मिली। बंगाल में ममता बोली भाजपा की गारंटी 0। सिसोदिया की जमानती याचिका पर आज सुनवाई, एक दिन पहले तिहाड़ से लिखी चिट्ठी सामने आई, इसमें कहा जल्दी बाहर मिलेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पीएम मोदी का आज यूपी राजस्थान दौरा। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा और रोड शो करेंगे। 11:30 बजे सहारनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे जनसभा। सहारनपुर से राजस्थान के लिए रवाना होंगे पीएम। राजस्थान के अजमेर में पीएम 2:30 बजे करेंगे जनसभा। राजस्थान से फिर यूपी के गाजियाबाद पहुंचेंगे पीएम। शाम 5:15 बजे शुरू होगा पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो। साढ़े 11 बजे सहारनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे जनसभा। साढ़े 11 बजे सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। उसके बाद राजस्थान के लिए होंगे रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ताबड़तोड़ रैलियां। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। 11:30 बजे सहारनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे जनसभा। और सीधे आपको ले चलते हैं राजस्थान के बीजेपी कार्यालय, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए। आपको बता दें कि आज 45वां स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय राजस्थान पहुंचे हुए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस जयपुर में सीएम भजन लाल में पहुंचे पार्टी कार्यालय। पीलीभीत से खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पीलीभीत सीट पर मतदान होना है। इस सीट पर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है, क्योंकि इस सीट के मौजूदा सांसद वरुण गांधी की जगह इस बार बीजेपी ने योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। ये दिखाते हैं आपको बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद से के न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी के बाद अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो पीलीभीत की है, और पीलीभीत से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जितिन प्रसाद जी मौजूद हैं। सर, क्या मानते हैं, इसे बड़ी जिम्मेदारी है या चुनौती मानते हैं इस सीट से चुनाव लड़ना? बिल्कुल, बहुत बड़ी मेरे लिए गर्व सम्मान की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस प्रतिष्ठित सीट से उम्मीदवार बनाया है। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लहर चल रही है, जन समर्थन मिल रहा है। तो जैसे आपके चुनावी जनसभाओं में मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बम्बई बना देता। बड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है ये, लेकिन पिछले 35 साल से जो लोग रहे यहाँ पे उन्होंने तो घर भी नहीं बनाया, यहाँ पे आप बम्बई बनाने नहीं, मैं ये कह रहा था कि बहुत काम हुए हैं पिछले 10 वर्षों में। जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों या प्रदेश की, वो डबल इंजन का प्रभाव गाँव में दिख रहा है। लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के मिलते हैं, बताते हैं। और वो जो बात कही गई वो लोक निर्माण विभाग में जो कार्य हो रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में कही गई कि और करा देते। इस क्षेत्र में जो काम हुए हैं, यहाँ पे एक 200 करोड़ का धनारा घाट का पुल जो बहुत समय से मांग थी, वो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में यहाँ स्वीकृत हुआ है। और यहाँ बाईपासेस, रोड वाइडनिंग, चौड़ीकरण हुए हैं। तमाम कार्य यहाँ पे पीलीभीत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुए हैं, उसको और गति देते हैं। मेरा सवाल ये था कि जैसे कम से कम घर तो बनाएंगे, जो कि मैं भी देखा बहुत सारे लोगों का ये था कि बाहर ही है, तो आपने कहा कि 3 पीढ़ियों से हमारा रिश्ता है, लेकिन जो नए लोग हैं वो नहीं जानते हैं। तो उस रिश्ते के बारे में मैं जानना चाहता हूँ जो पीलीभीत से आपका। पीलीभीत हमारा घर है, ये हमारे खेती जो है, जो वो पीलीभीत में ही आप समझिए पूरनपुर जो बॉर्डर है वहाँ पे है। और इससे मैंने बताया ना, पीढ़ियों का रिश्ता है। स्थायी राजनीति करता हूँ मैं, जहाँ जाता हूँ
वहाँ रिश्तों के आधार पे संबंध बनाए जाते हैं, लोगों के कार्य किए जाते हैं और काम भी स्थायी रूप से यहाँ रह के लगातार संपर्क बना के किए जाएंगे। सर, अग्रिम शुभकामनाएं हैं हमारी आपकी जीत के लिए, आपके लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल जतिन प्रसाद जी थे जो हमारे साथ थे और इनका सीधे सीधे साफ तौर पर कहना है कि पीढ़ियों का रिश्ता है और वो जो राजनीति कर रहे हैं वो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर करते हैं। और फिलहाल जैसा कि मैंने बताया आपको कि पीलीभीत की सीट पर इस समय पूरे देश की नज़र है और जतिन प्रसाद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पीलीभीत से कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मनीष पांडे, के न्यूज़ इंडिया। और आज अमरोहा दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अमरोहा में 2 जगह बूथ सम्मेलन को करेंगे संबोधित। डिप्टी सीएम के आने की सभी तैयारियां पूरी। 1 बजे हेलीकॉप्टर से जनकपुरी में उतरेंगे डिप्टी सीएम। अमरोहा के गजरौला में करेंगे बूथ सम्मेलन। एक बजे हेलीकॉप्टर से जनकपुरी में उतरेंगे डिप्टी सीएम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शीरब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीरब, क्या कुछ जानकारी है? डिप्टी सीएम का दौरा है और किस तरीके की तैयारियां हैं? अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल, बता दें जो सूबे के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, आज उनका अमरोहा में दौरा है और वो जो है आज जो भाजपा की कार्यकर्ता हैं और जो है सब उनकी जो है पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हैं। और अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग 1 बजे जो है उनका हेलीकॉप्टर जनकपुरी में जो कंवर सिंह तंवर हैं जो लोकसभा का चुनाव भाजपा से जो प्रत्याशी हैं उनकी फार्म हाउस पे उतरेगा जो कि जनकपुर में स्थित है। और वहां पे पूरी तरह से जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को और जो बूथ के जो है उन जो सम्मेलन होना है उन लोगों को संबोधित करेंगे। और जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के कंवर सिंह तंवर, उनके लिए जो है वोट की अपील भी करेंगे और वोटरों को साधेंगे। बिल्कुल शीरब, अगर हम बात करें तो प्रशासन की क्या कुछ मुस्तैदी नजर आ रही है, साथ ही साथ लोग कितना उत्साहित है डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर? बिल्कुल, बता दें अमरोहा लोकसभा की जो सीट है वो बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि जो है कंवर सिंह तंवर है इसके जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके सामने जो पिछली दफा बसपा और सपा के गठबंधन से जो सांसद बने थे कुंवर दानिश अली हैं और जो बसपा से टिकट है मुजाहिद चौधरी का है, तो बहुत मतलब कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इसी को लेकर पूरी तरह से जो है तैयारियां भी हैं और जो है वोटों को साधने में भी लगे हैं और पूरी तरह से जो भाजपा कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं उनमें जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो जिले के जो अधिकारी हैं जिसमें जो कुंवर अनुपम सिंह है जो जिले के एसपी हैं, वो पूरी तरह से उनके दिशा निर्देश में जो है तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और पूरी तरह से जो अमरोहा प्रशासन है वो मुस्तैद है। जी बहुत शुक्रिया शीरब तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि अमरोहा में 2 जगह बूथ सम्मेलन करेंगे डिप्टी सीएम। आज अमरोहा दौरे पर है डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम के आने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 1 बजे हेलीकॉप्टर से जनकपुरी में उतरेंगे डिप्टी सीएम। अमरोहा में 2 जगह बूथ सम्मेलन को करेंगे संबोधित। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अब्बास अंसारी की याचिका पर 9 अप्रैल को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी ने याचिका दाखिल की, मुख्तार के 40वें में शामिल होने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि यूपी की कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी ने याचिका दाखिल की। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कराई ज्वाइनिंग। विभिन्न दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। पूर्व सांसद वीर सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की है। बसपा से राज्यसभा के सांसद रहे वीर सिंह, पूर्व कांग्रेस सांसद संतोष कुमार ने बीजेपी ज्वाइन की। विभिन्न दलों के नेताओं ने ज्वाइन की है बीजेपी। विभिन्न दलों के नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। पूर्व सांसद वीर सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की। बसपा से राज्यसभा के सांसद रहे वीर सिंह। लखनऊ से खबर, बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कराई ज्वाइनिंग। विभिन्न दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। पूर्व सांसद वीर सिंह ने ज्वाइन की बीजेपी। विभिन्न दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। पूर्व सांसद वीर सिंह ने बीजेपी को ज्वाइन किया। बसपा से राज्यसभा सांसद रहे वीर सिंह। पूर्व कांग्रेस सांसद संतोष कुमार ने भी ज्वाइन की बीजेपी। बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम। लखनऊ से खबर, जहां पर बीजेपी की सपा, बसपा और कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी। कई पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा को ज्वाइन किया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सीएम राम नरेश यादव के बेटे अजय यादव ने बीजेपी ज्वाइन की। बसपा के पूर्व सांसद वीर सिंह, सपा से पूर्व सांसद प्रेमदास, इटावा से सपा के पूर्व मंत्री केसी पांडे ने किया ज्वाइन। सपा से पूर्व मंत्री साधना मिश्रा, गजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक वासुदेव सिंह व पूर्व विधायक बीजेपी में हुए शामिल। राष्ट्रीय ब्राह्मण योजन के प्रदेश महाउपाध्यक्ष शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ज्वाइन कराई पार्टी। ज्वाइनिंग कमेटी के ब्रज बहादुर ने ज्वाइन कराई पार्टी। भोपाल से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के बीजेपी में जाने से मची खलबली। कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते थे दीपक सक्सेना। कमलनाथ के घर हजारों की संख्या में पहुंची जनता। नाथ परिवार के समर्थन में उमड़ी भीड़। कमलनाथ के छिंदवाड़ा निवास पर पहुंचे समर्थक। कमलनाथ समर्थकों ने कहा, हम हैं नाथ परिवार के साथ। कमलनाथ को छिंदवाड़ा की जनता ने जताया भरोसा, इनके जाने से कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। नाथ परिवार के समर्थन में उमड़ी भीड़। कमलनाथ के छिंदवाड़ा निवास पर पहुंचे समर्थक।
कमलनाथ को छिंदवाड़ा की जनता ने जताया भरोसा। भोपाल से खबर, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के बीजेपी में आने से कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते थे दीपक सक्सेना। नाथ परिवार के समर्थन में उमड़ी भीड़। हरियाणा के यमुनानगर में 1 महीने की बच्ची की हत्या के मामले में एक नया मोड़ सामने आया। इसका आरोप बच्चे के पिता ने बच्चे की मां पर लगाया है और पुलिस को शिकायत मिलते ही कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि यमुनानगर के शिवपुरी कॉलोनी में मृतक बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि बच्चे को शमशान घाट में दफना दिया गया, जिसके बाद मामला पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद परिजन खुलकर सामने आए और थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई गई। हमारे पास ऑफिशियल वीडियोग्राफर है जो कि मजिस्ट्रेट है, सीन ऑफ क्राइम है। ये शॉट वगैरह कर लिए ताला लो जाओ। थाना गांधीनगर में कल शिकायत प्राप्त हुई थी और उस शिकायत पे हमने कल एफआईआर लॉन्च की थी और कल ही रात को डीसी यमुनानगर को अनुरोध किया गया था, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एक जो हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की जो टीम है उसको गठित करने के लिए आज सुबह जो परिवार है, बच्चे का पिताजी हैं सुमित कुमार, उनकी निशानदेही पर बच्चे की जो डेड बॉडी है वो निकाली गई है, जिसको भी पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के दौरान जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके बेस पे आगे इन्वेस्टिगेशन करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का क्या कहना है कि बच्चे की डेथ कैसे? बच्चे के पिताजी ने आरोप लगाया है कि बच्चे की हत्या उसकी माताजी के द्वारा की गई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें अभी क्लियर करनी है कि बच्चे की मौत का कारण क्या था, किस तरह से मौत हुई है। अंबाला पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए वाटर कैनन बॉय किसान नवदीप जलबेड़ा का जन्मदिन है और पहला साल है जब नवदीप अपने जन्मदिन पर घर नहीं जा पा रहे हैं। यह जानकारी नवदीप जलबेड़ा की मां नरेंद्र कौर ने दी। नवदीप के जन्मदिन के मौके पर हमारी टीम नवदीप जलबेड़ा के घर पहुंची, जहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। इस दौरान नवदीप की मां ने बताया कि वो बुधवार को नवदीप से जेल में मिलने गई थी, जहां नवदीप ने उन्हें बताया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद नवदीप की मां ने कोर्ट में एक अर्जी भी लगाई। क्या जी, हम तो यूँ कह रहे जी नवदीप को जल्दी से जल्दी भेजो जी मेरे के अंदर। हस बरसीन भी खड़ी, सरें भी खड़ी, सूरजमुखी भी खड़ी, बहुत कम कार हैं जी हमारे, सारे कम कार उड़ गए, बिना कसूर भी ना पुलिस ने जी उठाया वहाँ पे। आज जन्मदिन है जी, हम मिलने गए जी, उन्हें मिलने भी दी, आज जवाब दे दिया जी उन्हें भी आज मुलाकात आपकी होंगी। बुधवार को मिलने गए थे जी, वो कह रहे मम्मी मेरा बहुत मारा पुलिस वाले ने भी, वो क्या माता वाला जी मारने का उनका जी, तो वकील ने बार बार कहा भी मारना है नवदीप का, क्यों मारे जी उन्हें। भाजपा प्रत्याशी महिमा सिंह मेवाड़ ने 18 पंचायतों का दौरा किया है, वहीं गौ माता के साथ संतों के दर्शन किए। साथ ही भाजपा प्रत्याशी महिमा सिंह मेवाड़ ने कहा कि बीते 10 वर्षों में पीएम मोदी ने राष्ट्र निर्माण की नींव तैयार की है, जिस पर इमारत अब बनेगी। इमारत भव्य बने, इसके लिए हर व्यक्ति को इस चुनाव रूपी महायज्ञ में भाग लेकर कमल रूपी वोट के रूप में आहुति देनी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 13 निजी खातेदारी करीब 7 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया है। साथ ही जोन 13 में ग्राम चौबी में नारंग हॉस्पिटल के पास जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बनी 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की गई।
खबर हनुमानगढ़ के नौहट से है, जहां पर चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा का चुनाव जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में शुक्रवार को नौहर विधानसभा क्षेत्र के उनके गांवों का दौरा कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल कस्वा ने कहा कि कांग्रेस केवल विकास के नाम पर राजनीति करती है, जबकि भाजपा केवल जाति धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने आने वाली 19 अप्रैल को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक पिछले साल की तुलना में औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में क्या खास है, देखें रिपोर्ट। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक पिछले साल की तुलना में औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक पिछले साल की तुलना में औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक पिछले साल की तुलना में औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। 3 to 4 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. యాజ్ పర్ ఐఎండీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ వాళ్ళ తాలూకా ఫోర్కాస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనం చూసుకుంటే ఇప్పటికే మనకి రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే 42 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ నుండి 43 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అన్నది నమోదవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా రాయలసీమ జిల్లాలో, అలాగే నార్త్ కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే పార్వతీపురం అండ్ విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ రాయలసీమ జిల్లాలో చూసుకుంటే ఎక్సెప్ట్ చిత్తూరు, మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా హైయెస్ట్ టెంపరేచర్. मौसम विभाग ने ज्यादा तापमान को देखते हुए लोगों को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎండలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. విపరీతమైన ఎండల వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. దీనికి మనం తగిన జాగ్రత్తలతో ఉండటం మంచిది. పెద్ద ముసలివారు, పిల్లలు బయటకు రావాలంటే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే రావాలి. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని. मौसम के जानकारों के मुताबिक जितना मुमकिन हो सके लोगों को घर के अंदर ही रहना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि बाहर निकलते समय अच्छी तरह हाइड्रेट हो। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में क्या खास है, देखें रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी का आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे।
जयपुर में आयोजित घोषणा पत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। हैदराबाद में घोषणा पत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इस रैलियों के जरिए कांग्रेस के सभी नेता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या? केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किन चीजों की गारंटी? कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा, श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा, नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा। घोषणा पत्र जारी होने से पहले कांग्रेस ने घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों तक पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड बांटेंगे, जिन्हें 14 अलग अलग भाषाओं में छापा गया है। हर गारंटी कार्ड में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से घोषित किए गए 5 न्याय और 25 गारंटी की जानकारी दी गई है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। नैनीताल में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बुरांश के फूलों से मसालेदार नमक बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्वयं सहायता समूह शिव शक्ति ने इस इलाके में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले एक फूल के गुणों का पता लगाया और यहाँ के लोग इस फूल को बुरांश के नाम से जानते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्वयं सहायता समूह शिव शक्ति ने इस इलाके में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले एक फूल के गुणों का पता लगाया है। यहाँ के लोग इस फूल को बुरांश के नाम से जानते हैं। समूह की महिलाएं इस फूल को इकट्ठा करती हैं और इससे मसालेदार नमक बनाती हैं, जिसे खाने के साथ अलग से यूज किया जा सकता है। जंगल से फूल एकत्रित करके फिर इन्हें घर लाके साफ करके धो के पानी में और हल्की छांव में सुखा के रखते, धूप में ही है लेकिन सुखाते छाया में है। उसके बाद फिर पूरी सुखा के फिर इसको पीसते हैं। सेंधा नमक, मिर्च, जीरा और फूल, ये सारी चीजें एकत्र करके सिलबट्टे में पीसते हैं। जैसे नमक वो करते हैं, पीसते हैं सिलबट्टे में, सेंधा नमक डाल के जीरा, ये चीजें इसको पीस मतलब सिलबट्टे में पीसते हैं तो बहुत अच्छा फायदेमंद होता है ये नमक। माना जाता है कि इस फूल में मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू है। समूह की महिलाओं का दावा है कि वो इससे जो मसाला बनाती हैं वो आमतौर पर मिलने वाले फूलों के जैम या जूस से अच्छा है। आप लोग जानते हैं कि जो बुरांस है वो बहुत ही औषधीय तत्वों से भरा हुआ है और जो उसके औषधीय तत्व है, मुझे लगता है कि नमक में हम कहीं हद तक उसे बचा पा रहे हैं, क्योंकि जैम और जैसे जूस है उसको हमें थोड़ा सा उबालना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। फूलों को जमा करने से लेकर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तक का पूरा काम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही करती हैं। नमक को हम महिला हाट बाजार लगती है हमारी, तो उसमें बेचते हैं। ऑनलाइन हमारा जाता है, घर में हम खुद महिलाएं एकत्रित होके हम खुद पैकेजिंग करते हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि ये और यहाँ पर संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जिस बात का हमने ध्यान आकर्षित कराया कोर्ट के समक्ष, जो इंस्पेक्शन करना है अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स का,
डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं चार्जशीट पीसी के साथ, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, जिसपे ईडी अपने चार्जशीट के समर्थन पे उस पे मुकदमे में रिलाई करती है, और एक लिस्ट, एक कोर्ट का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि आप जिन डॉक्यूमेंटों को आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठा किया है, अगर आप उस पर रिलाई नहीं भी कर रहे हैं तो उसकी एक लिस्ट जो है वो सारे एक्यूज लोगों को देनी होती है, और एक्यूज को ये राइट है उन डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करने का। बड़े अफसोस की बात है कि वो सेक्शन 50 के बयान जो 164 के बयान के पराधी में आते हैं और गलत बोलने पे उस पर कानून में सज़ा है, और जो ईडी ने रिकॉर्ड किए बहुत लोगों के खिलाफ, और आप सब लोग जानते हैं कि उन्हीं बयानों के आधार पर लोगों को मुजरिम बनाया गया जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। 20,000 पन्ने वो डॉक्यूमेंट ईडी जो है वो अनरिलाइड में लगाती है, और जब हम उसकी इंस्पेक्शन बहुत मर्जी के मशक्क़त करके कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के हम लोग उसको अलाउ करवाते हैं, कोर्ट हमें आदेश देता है, हम जाते हैं, तो जो हमारे कलीग्स वहाँ इंस्पेक्शन करने जाते हैं वहाँ 1.5 2 घंटे ईडी दफ्तर के बाहर इस धूप में बैठा रहे हैं वहाँ पे। तो अधिवक्ताओं का ये जो तिरस्कार हो रहा था और जो साथ में जो एक्यूज्ड के राइट का हनन हो रहा था, उसको हम कोर्ट के संज्ञान में ले आए कि हम लोग मेल लिख रहे हैं, ये ईडी उसकी मेल का जवाब नहीं दे रही है। क्या ये कानून से बढ़े हैं? क्या ये कोर्ट से ऊपर है? कोर्ट ने उनको आदेश दिया है आज कि आप हर मेल का आपको रिप्लाई लिखना पड़ेगा, क्या आज आना है तो भी लिखना है, नहीं आना है तो भी लिखना है। तो इस तरह की बहुत मतलब ओछी और छोटी हरकतें मैं कहूँगा। देखिए, मुकदमा लड़ने की एक गरिमा होती है, मुकदमे में एक्यूज को अपने राइट हैं, प्रोसिक्यूशन को अपने राइट हैं, पर एक इतनी सशक्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि जिसके पास पावर का अंबार है, उसको ऐसी छोटी और बचकाना हरकतें नहीं करनी चाहिए। कोर्ट के संज्ञान में ये लाया गया, कोर्ट ने उसको नोट किया। और जैसे एक और चीज़ है कि जब भी हम लोग कोई भी आवेदन फाइल करते हैं तो उसकी कॉपी हम लोग ईडी को एडवांस में देते हैं। हर मुकदमे में दूसरे पक्ष को एक कॉपी दी जाती है, ईडी कॉपी नहीं देती। हमने कोर्ट के संज्ञान में ये भी ला कि भाई ये देती नहीं है, अगर नहीं देंगे तो बहस कैसे होगी, फिर कहेंगे हम ट्रायल में डिले कर रहे हैं। आज जब आप कंप्लाइंस रिपोर्ट फाइल करने आ रहे हैं तो आपका ये दायित्व है कि आप वो एक कॉपी पहले हम लोगों को दे, डिफेंस को, वो देते ही नहीं। फिर आज उस पर भी कोर्ट ने कहा कि हम आदेश करेंगे कि आपको सारी कॉपियां पहले से दें। तो इस तरह की इनकी हरकतें मुकदमा में कुछ है नहीं, इन्हें भी खूब पता है इस तरह की यहाँ वहाँ दाएं बाएं की चीज़ें करते रहते हैं, ये है। और बाकी इनके ये हम लोग इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं, और ये कोर्ट भी एक्सपेक्ट करती है, और ये प्रोसीजर लॉ भी ये एक्सपेक्ट करता है कि जो गरिमा है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य की जनसभा में सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया। भारी दोपहरी हुई फायरिंग के कारण जनसभा में मौजूद लोग एक बार तो सख्ते में आ गए, लेकिन मंच पर भाषण दे रहे दुर्विजय सिंह ने तुरंत फायर न करने की अपील की। तो वहीं सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव का भी वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो ये कहते सुने जा रहे हैं कि हम सबका वोट मांगेंगे, जो देगा तो देगा, जो नहीं देगा तो फिर हिसाब किताब भी होगा। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार परवान चढ़ रही हैं। ऐसे में हर दल अपनी ताकत हर तरह से दिखाने में लगा हुआ है। इसी बीच कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। तमाम दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, साथ ही ताबड़तोड़ दौरे करने में भी लगे हुए हैं। और अगर बात करें आचार संहिता की, तो चुनाव से पहले ही इसको लागू कर दिया गया था, जिससे कि कोई अराजक माहौल न बनने पाए। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि भाजपा प्रत्याशी का बताया जा रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। बता दें कि बदायूं से भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य गुरुवार को सहसवान क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे मंच से पीएम मोदी के कार्यों के बारे में बता रहे थे, तभी अचानक फायरिंग की आवाज गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही दुर्विजय सिंह तुरंत मोर्चा संभालने बैठ गए और समर्थकों के फायरिंग न करने की अपील कर डाली। दुर्विजय सिंह ने मंच से अपील करते हुए कहा कि फायरिंग मत करो, अब फायरिंग का समय चला गया है। दुर्विजय सिंह की इस अपील पर फायरिंग बंद हो गई। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव
देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद जनसभा में आखिर हथियार कैसे पहुंचा। साथ ही सवाल ये भी है कि किसकी सह पर फायरिंग की गई। अनुशासित पार्टी कही जाने वाली भाजपा की सभा में इस तरह की अराजकता तमाम सवाल उठाता है। जबकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी सपा उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव को गुंडों का सरगना कहकर निशाना साधा था। देखिए, सबको करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे हैं, जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो हैं, इतने तो लाखों से देता नहीं, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, और अच्छा बताओ दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। अब ये कैसे माना जाए कि सिर्फ सपा ही गुंडों की पार्टी कैसे है, जबकि भाजपा में खुलेआम फायरिंग कर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस साल जनवरी में भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर संग्रह तैयार करने का फैसला लिया है। इस संग्रह में समारोह में आए सभी मेहमानों की उस दिन की यादों और दूसरे अनुभवों को जोड़ा जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस साल जनवरी में भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर संग्रह तैयार करने का फैसला लिया है। इस संग्रह में समारोह में आए सभी मेहमानों की उस दिन की यादों और दूसरे अनुभवों को जोड़ा जाएगा। ट्रस्ट के मुताबिक इस पहल का मकसद समारोह से जुड़े सभी अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखना है। ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, चाहे जो संस्था करे, तो उस कार्यक्रम को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए एक स्मारका प्रकाशित करते हैं। तो वही ट्रस्ट करेगा कि प्राण प्रतिष्ठा के समय के चित्र संग्रहित और अनुभव लोगों के, बड़े बड़े धर्माचार संत लोग आए थे, सबके अनुभव, अयोध्या आने का अनुभव, अयोध्या के बारे में उनका अनुभव, ये सब लेकर के उसमें प्रकाशित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न पंथों और या हम कहें कि इस देश के ख्यातिबद्ध जो हमारे अतिथिगण आए, राम भक्त आए, वह एक अद्भुत कार्यक्रम था। 8000 लोगों की एक साथ उपस्थिति, विश्व की उपस्थिति हुई। तो मुझे लगता है कि एक व्यापक कार्यक्रम को कहीं ना कहीं जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस अयोध्या में किया है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यह जरूर चाह रहा है कि उनकी अनुभूति, उनकी जो सुखानुभूति रही है, जिस प्रकार से वातावरण रहा है 22 जनवरी को, वह चाहे वो लिपिबद्ध हो, चाहे वह जो है विजुअल यानी वीडियो के द्वारा हो, वो लोग भेजेंगे। तो इसकी अगर कहीं से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसका संकलन अगर कर रहा है तो यह हम लोग सबके लिए आनंद का विषय है। भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह इस साल 22 जनवरी को हुआ, जिसमें संतों और समाज के कई वर्गों के खास मेहमानों समेत करीब 8000 लोग शामिल हुए थे। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर परिवहन निगम ने बिना सर्वे के बसों का किया आवंटन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिवहन निगम बगैर सर्वे कराए रूट पर बसों का कर दिया आवंटन। अनुबंधित बस संचालन के बाद खुली रोडवेज अफसरों की मनमानी, बगैर रूट का सर्वे कराए ही दौड़ा दी अनुबंधित बस। बस ऑनर्स एसोसिएशन के महासचिव ने बुलाई बैठक।
बगैर रूट का सर्वे करा ही दौड़ा दी बस। जिस रूट पर 62 बसों की जरूरत थी उन रूटों पर 103 बस। अनुबंधित बस संचालन के बाद खुली रोडवेज अफसरों की मनमानी। जिस रूट पर 62 बसों की जरूरत थी वहां 103 बसें संचालित। बस ऑनर्स एसोसिएशन के महासचिव ने बुलाई बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर परिवहन निगम ने बगैर सर्वे कराए ही रूट बसों का जो है आवंटन कर दिया है और अनुबंधित बस संचालन की खुली रोडवेज बसें हैं पानी जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। यानी कि जिस रूट पर 62 बसों की जरूरत थी उन रूटों पर जो है 103 बसों का संचालन कर रही है। इसी में लगातार इसका विरोध किया गया, जिसके बाद रोडवेज अफसरों ने इसकी मनमानी का एक मामला ये सामने निकल के आया था। उसके बाद से लगातार जो है इससे जो है एसोसिएशन की तरफ से जो है पत्र लिखे जा रहे हैं। एसोसिएशन तरफ से पत्र लिख करके इसमें लगभग करीब 3000 बसों का संचालन बंद करने के नोटिस भी, इसके साथ चक्का जाम करने की तारीखों का भी ऐलान करने की बात कही जा रही है। लेकिन साथ ही जिस तरीके से जिन बसों का अनुमति किया गया है उन बसों में लगातार जो है मनमानी देखने को मिल रही थी। यानी कि रूट पर अगर 62 बसें चल रही है तो उन बसों में 103 बसें चलने की जो बात कही जा रही है। तो खैर इन मुद्दों को लेकर के लगातार जो है एसोसिएशन का विरोध कर रहा है और इसको लेकर के लगातार वार्ता भी करता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, परिवहन निगम ने बिना सर्वे की बसों का आवंटन। प्रदेश भर में संचालित हो रही है करीब 3000 बसें। संचालन बंद करने की नोटिस देने का किया गया है ऐलान। संचालन बंद कर चक्का जाम की तारीखों का होगा ऐलान। परिवहन निगम बगैर सर्वे कराए रूट पर बसों का कर रहा है आवंटन। और सीधे आपको ले चलते हैं सहारनपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, ब्रजेश सिंह जी, जसवंत सैनी जी, माननीय सांसद और कैराना लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राघव लखनपाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी नेतागण और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
स्वागत के लिए और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आज यह सहारनपुर में यहां पर उपस्थित सभी सहारनपुर के मेरे बहन और भाइयों, आदि शक्ति मां भगवती शाकंभरी की इस पावन धरा पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सहारनपुर वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्थापना दिवस के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे लिए संगठन ही सेवा है। याद करिए, कोरोना जैसी महामारी के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को यह मंत्र देकर के जनता जनार्दन की सेवा को उस महामारी में बचाने के लिए समर्पित किया था। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज देश के अंदर आम जनमानस के विश्वास का प्रतीक बन करके मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। आज जब हम लोग सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देश के अंदर जब 2024 के लोकसभा का चुनाव की शुरुआत हुई है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये नंबर 1 की लोकसभा है। सहारनपुर से ही शुरुआत होती है और सहारनपुर में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम एक ऐसे भारत का दर्शन कर रहे हैं जो भारत दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज जाना जा रहा है। जो भारत सुरक्षित भी है, जो भारत आज अपनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है, जो भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, आज भारत दुनिया को दे रहा है। और यही नहीं, गरीब कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए, इसका मॉडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का यह मॉडल केवल यहीं तक सीमित नहीं है। नौजवान की आजीविका हो या भारत की आस्था का सम्मान, पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के लिए, लेकिन आज कोई हिचक नहीं। जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं। और वही बैरियर आज जब धीरे धीरे करके समाप्त हुए हैं, तो एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं, नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी बना रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है आज सहारनपुर में नए भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, देश का मॉडल कैसा होना चाहिए, कोरोना कालखंड में दुनिया ने देखा। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतनी बड़ी आबादी जी सकती है, वहां की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं
उस कालखंड में कैसे दी जानी चाहिए, कैसे प्रबंधन, कोविड प्रबंधन कैसे होना चाहिए, दुनिया भौचक थी। क्योंकि हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व मोदी जी का था। कोरोना प्रबंधन का हो, विकास का मॉडल का हो, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का हो। और अब तो 2 दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 2021-22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है, यह वही बता सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो। दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे, आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है और आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। दुनिया को इस समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नेतृत्व देगा। यह मोदी जी के नेतृत्व में साकार होगा, इसमें कोई संदेह अब किसी को भी नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने अमृत काल में हम सबको एक विकसित भारत की संकल्पना दी है और विकसित भारत के लिए आज पूरे देश के अंदर एक नई बहस प्रारंभ हुई है। ये चुनाव भी विकसित भारत को किस रूप में हमें आगे बढ़ाना है। आपका एक वोट, जनता जनार्दन का एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कैसे निर्णायक साबित हो सकती है। 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है और हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। इस विश्वास के साथ 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से इसीलिए एक आवाज आ रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही आवाज है और वो आवाज है कि फिर एक बार अब की बार तो यह आवाज के साथ हम सबको जुड़ जाना है। और बहनों भाइयों, इसका आधार बनेगा एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जाने का। एक एक मतदाता को मतदान केंद्र में ले जाने का। क्या आप लेकर के जाएंगे? मोदी जी को इस बात के लिए आश्वस्त करिए कि आप लोग लेकर के जाएंगे, कोई लापरवाही तो नहीं करेंगे। यही बात कहते हुए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहारनपुर की इस पावन धरा पर आप सबकी ओर से, सहारनपुर वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।